ट्रंप ने मुसलमानों पर पाबंदी लगाई तो ईरान और इराक ने भी अमरीकी शहरियों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप के फैसले करा कौन रहा है, कौन है जो इन फैसलों का जिम्मेदार है, और साथ ही साथ मुसलमानों पर पाबंदी के हवाले से रद्द अमल की जिम्मेदारी क्या सिर्फ ईरान और इराक की है? आज के प्रोग्राम हरफराज के पहले हिस्से में इस पर बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मोहतरम जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने। और ये सब कौन है इन फैसलों के पीछे? कोई बड़ी ताकत है? देखिए, पहली बात तो है कि इराक और ईरान के फैसलों के बारे में मैं थोड़ा से वजाहत से बता दूं कि बड़ी हैरानी की बात होती है कि इराक की एक गवर्नमेंट है जिसको बनाया ही अमेरिका ने, जी, जिसका आइन अमेरिका ने मुरतब किया, जिसकी तमाम फौज जो है उसको अमेरिका ने ट्रेंड किया, जिसको तमाम पैसा अमेरिका ने दिया, जिसके ऑयल के एग्रीमेंट्स जो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, जिसने अमेरिका की बहस के ऊपर कम से कम 14 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया पूरे इराक के अंदर। राइट। स्टूज गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं ना कासालेस गवर्नमेंट, झुकी हुई मरहून मिन्नत गवर्नमेंट। किसको धोखा दे रहे हो यार? 10 साल ईरान जो है 2003 में घुसा है अमेरिका वहां पर। जी। ईरान ने मुकम्मल तौर पे वहां पर, चलो ईरान का मसला था, सद्दाम उनसे लड़ता था, वो चाहते थे कि सद्दाम वहां से जाए। जी। लेकिन अमेरिका के आने के ऊपर किसी एक ने भी ना तो जहाद का ऐलान किया। फॉरेन फोर्सेस ऑक्युपाई कर रही थी इस वक्त, का स्कोर सेटल होता है, होने दो। राइट। ठीक। अब रीसेंट एग्रीमेंट्स जो हुए हैं ईरान के, वो अमेरिका के साथ और बाकी आलमी दुनिया सबको मालूम है। जी। तो ये तो मैं तो मानने को तैयार नहीं कि इराक का मसला जो होगा। अब एक बड़ा शानदार ड्रामा वहां हुआ। आज न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी भी है कि जितने लोग थे जो अमेरिका के साथ काम करते थे, जो 15-15 साल, 8-8 साल, 10 साल उनके ट्रांसलेटर के तौर पे, और ट्रांसलेटर सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं होते। जी जी। दे आर बेसिकली सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। यस। हमने यहां देखा है अफगानिस्तान में जिससे तो अमेरिकन आए थे, तो अमेरिकन जो थे वो यहां के लोगों को रिक्रूट करते थे क्योंकि उनको लैंग्वेज का मसला होता था। राइट। फिर ट्राइब एक साथ होता था, यहां का चकरी वहां जाता था, यहां का बारकसी वहां जाता था, यहां का काकड़ वहां जाता था, वहां जाके उसके तल्लुकात होते थे, वो जहां के इन्फॉर्मेशन भी लेके आता था, उनके कम्युनिकेशन भी करता था, बहुत सारे मल्टीपर्पज काम होते थे। राइट। वो पश्तो आती थी, साथ अंग्रेजी भी आती थी। इसी तरह इराक के अंदर वो कल जो मैंने बात की थी दरवेश नामी बंदे की, वो जाहिर बात है उनका ट्रांसलेटर था, उसको रोका गया। फिर उसके बाद बाहर दुनिया इकट्ठी हो गई, और क्या हम उसको लेके जाएंगे, लेके रहेंगे फला, दे के रहेंगे फला। और जब एक हसल बसल अमेरिका के अंदर इस वक्त ऐसा लगता है अमेरिका जो है पाकिस्तान के धरना टाइप चीज हो गई वहां पर। जी हाँ, जी हाँ। यानी ये कभी अमेरिका में आपने सोचा होगा कि आप उसकी जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है, जो एक्टिंग अटॉर्नी जनरल है, वो ट्रंप के ख्यालात के मुखालिफ गवर्नमेंट पॉलिसी के सेलिजेट्स जो जी, वो जो है वो जाके कहे कि जनाब आप इसको डिफेंड ना करें ट्रंप के उसको। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे बीच में मैदान में कूदी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक राइट्स के, सिविल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन वहां चलेगी। ये सारे का सारा अजीबोगरीब मखमसा बना हुआ है। मैंने कई दफा, लोग उसको बात को मानते नहीं है हमारे यहां, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप देखें तो वो पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस जो है वो वापस इसराइल की तरफ चीजों को लेके जा रहा है। अच्छा। और हाँ, और जो पूरे का पूरा पहले जो बरतानिया का एक इमेज था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के पीछे इसराइल है? नहीं, अमेरिका के पीछे इसराइल है, अमेरिका की तबाही के पीछे भी इसराइली होगा। इसलिए कि जब तक अमेरिका की तबाही नहीं होगी, इसराइल की आबादकारी नहीं होगी। और रसूल अकरम फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना का उजड़ना है। तो क्या ये लिखा जा चुका कि अमेरिका की तबाही ट्रंप के हाथों होने वाली है? ये अब मुझे पता, लेकिन देखें आप इस वक्त इसराइल को देखें जी, अमेरिका किस बुनियाद पे आगे बढ़ता है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पे। बिल्कुल। लेकिन ये हकीकत दुनिया को अब शायद बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो इसराइल के बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बंदा बन चुका हुआ है। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा तो इसराइल के पास है। जी, अब देखें 1950 में 2 साल बाद जी पहली दफा जब ताजर गए हैं इसराइल से, तो 3 चीजें भेजते थे वहां पर। राइट। नंबर 1 माल्टे,
جی ہم سے مالٹے خرید لو. جی برازیل میں مالٹے بیچنے گئے تھے جو خود بہت زیادہ مالٹے بناتے ہیں. رائٹ. مٹی کے تیل کے چولہے بناتے تھے اسرائیل میں. جی. مٹی کے تیل. یا پھر ان کے ہاں ایک اسپیشلٹی تھی جوس کی, نقلی دانت بناتے تھے. جی. آپ کو یاد ہوگا, اب تو خیر اور طرح کے دانت آگے, وہ جبڑا ہوتا تھا, وہ جبڑا فکس کرتے تھے, اس کو بناتے تھے جی جی بوڑھے لوگوں کے جی لیے, جی. یا کوئی اکا دکا دانت جو لگاتے کرتے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو ویپنز ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا کو وہ اسرائیل ہے. 6.5 بلین ڈالر کی سیل ہے سال کی اس کی پر اینم. رائٹ. پر اینم. سب سے زیادہ 1985 سے لے کے اب تک سب سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت 60% آف دی گلوبل مارکیٹ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. جی. بیسٹ پاسبل ڈرون جو ہیں, ایون جو امریکہ ڈرون استعمال کر رہا ہے وہ بھی اسرائیل کے. اچھا, آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے 4.5% جی ڈی پی جو R&D پہ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتا ہے. جی. اور دنیا میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تمام بڑے بڑے ممالک, ایون جرمنی جیسا ملک جو ہے وہ بھی 2% اپنی ملٹری ریسرچ اینڈ اس پہ کرتا ہے, ڈیولپمنٹ R&D پہ. اسرائیل جو ہے R&D پہ 35% کے قریب, 33-35 کے قریب یہ خرچ کر رہا ہے. جی. UGV ایک اس کا ان مین ویکل ہے, ٹھیک ہے, جی. گراؤنڈ ویکل, ان مین گراؤنڈ ویکل. ایک انہوں نے ٹینک ڈیزائن کیا ہے کہ جس کے اندر انسان, اب وہ ٹینک بڑا پاپولر ہو رہا ہے, وہ ٹینک جو ہے جس میں انسان نہیں ہوتے اور وہ میگنیٹک فیلڈ, جیسے ان کا ہوموی ٹینک ہے نا, جی جی, ان کا امریکہ کا جی. ہوموی ٹینک جو ہے وہ میزائل بھی اس کو واپس بھیج سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے, اس کو دھکا دیتی ہے اور واپس چلا جاتا ہے. رائٹ.